Hello everyone, myself MK Singh. You are watching MKS Academy. Today I am going to start classification of element standard 10th. स्टैंडर्ड 10th के लिए हम लेकर आए हैं आज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग यह जानेंगे कि आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्या है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्या है, यानी कि एलिमेंट के क्लासिफिकेशन की क्या जरूरी पड़ी हमको। ठीक है, तो इन सारे चीजों का डिस्कशन इस चैप्टर में करेंगे। उसके पहले हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि हम लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला इंट्रोडक्शन पढ़ना है इस चैप्टर का, फिर हम लोगों को पढ़ना है अर्लियर अटेम्प्ट टू क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि कौन कौन से अटेम्प्ट थे, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पे अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, तो इन सारे चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद कुछ अच्छे टर्मिनोलॉजी को हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे कि आपका एटॉमिक साइज क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, डेंसिटी का ट्रेंड्स क्या होता है पीरियोडिक टेबल में। इन सारे मुद्दों पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आखिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की जरूरी क्यों पड़ी हम लोगों को। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाते हो या दवा की दुकान में जाते हो, आप क्या करते हो, किसी दवा का नाम बोलते हो और वो जो दुकानदार होता है वो एकदम फटाक से दवा को निकाल कर आपको दे देता है। ठीक है, तो वो कैसे उसको आइडेंटिफाई करता है, जैसे कि आपका कुछ दवा का मतलब कि जो क्लास होता है, मेडिसिन का जो ड्रग्स का जो क्लास होता है, उसमें एंटासिड होते हैं, एंटीसेप्टिक होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, तो उनका अलग अलग क्लास होता है वहां पे। तो उस रो में उसके मेडिसिन रखे होते हैं। ठीक है, तो उसके क्लास को पहचान कर वहां से क्या करते हैं, आपको दवा लेकर दे देते हैं आसानी से। और हम लोग को यदि मेडिकल दुकान में डाल दिया जाए और हम लोग कभी उसमें नहीं रहे हुए हैं, तो यदि हमको दवा का नाम बोल दे कोई और देना पड़ जाए, तो पता चलेगा कि पूरा हर एक दवा का नाम हमको पढ़ना पड़ जाएगा क्या। तो वहां पे हम लोगों को क्या होगा, काफी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आप सिंपल सा किसी जनरल स्टोर में जाते हो तो आप देखते हो कि बिस्किट हो गया, साबुन हो गया, बहुत सारे चीज है, तो क्या होते हैं अलग अलग रो में रखे होते हैं। जैसे ही आप बोलते हो वो दुकानदार आपको वहां से निकाल कर दे देता है। तो इससे क्या होता है कि उसको आइडेंटिफाई करने में, निकालने में क्या होता है, सुविधा होता है। इस कारण से उसको अलग अलग रो में रखता है। सिंपल सा लॉजिक है। और भी आप बहुत सारा सिंपल एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो क्लासिफिकेशन का नीड क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम एक ही क्लास में क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों को बैठा देते हैं और उसको हम लोग मिक्स भेज बना देते हैं। मतलब कहने का मतलब है हमारा कि यदि हम 5 प्ले क्लास के बच्चों को बैठा दे, उसी में 4-5 1 के बच्चे को बैठा दे, 8 क्लास के 5-6 बच्चे को बैठा दे, 10th क्लास के बच्चों को बैठा दे, फिर 11th-12th की क्लास के बच्चों को हम बैठा दे, एक ही क्लास में बैठा दे, तो क्या होगा कि यदि हम मान लेते हैं कि 11th वालों को मैं पढ़ाना स्टार्ट किया, जैसे ही हम यहाँ बोर्ड पे कोई एक टॉपिक लिखे, उधर से एक प्ले क्लास वाला बच्चा बोलेगा सर चीटी काटा, आप देखो उसको जैसे ही सॉल्व कर रहे हैं, कौन काटा चीटी भाई, तब तक इधर से सर देखिए ना पेंसिल मेरा ले लिया। तो क्या होगा, वो लोग मस्ती कर रहे हैं और आईएससी के जो बच्चे होंगे, 11th वाले जो बच्चे होंगे, वो क्या होंगे, इरिटेट होंगे, उनको लगेगा कि सर टाइम पास कर रहे हैं। तो क्या होगा, काफी मतलब कि उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, हो क्या सकता है, होना तय है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि किसी भी क्लास के बच्चों की जो पढ़ाई है वो अच्छा तरीके से नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं। तो इसलिए क्या होते हैं, अलग अलग क्लास में अलग अलग बच्चों को बैठाया जाता है, यानी कि प्रत्येक क्लास के लिए अलग अलग रूम होते हैं जिसमें एक ही क्लास के बच्चे बैठते हैं। इससे क्या होता है कि उनका जो मतलब कि स्टैंडर्ड पता चल जाता है टीचर को, और उस कंडीशन में उसको टीचर अच्छा तरीके से पढ़ा पाता है। यानी कि वहां पे जो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो काफी आसान हो जाता है, क्योंकि हमको पता है कि सारे बच्चे का लेवल क्या है, एक ही है, सारे का अंडरस्टैंडिंग पावर जो है वो क्या है, एक ही है।
तो उस कंडीशन में हम जो बात को बोल रहे हैं उसको वो काफी अच्छा तरीके से सारे बच्चे क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो वहां पर क्या होगा कि जो वे ऑफ टीचिंग है वो क्या हो जाएगा, काफी शानदार हो जाएगा और बच्चे आसानी से पढ़ पाएंगे। तो इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग रूम होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत में क्या था आपका, हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि शुरुआत में क्या था कि एलिमेंट की संख्या काफी कम थी, इसलिए प्रत्येक एलिमेंट का स्टडी करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट का स्टडी करने के लिए यदि हमको एक बुक दे दिया जाए तो हमको एक ही बुक पढ़ना है। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट की संख्या बढ़ती जाए, अब हमको 2 बुक पढ़ना है तो 2 एलिमेंट के लिए 2 बुक पढ़ना है, तो चलिए वो भी ठीक है। लेकिन अब यदि हमको 50 एलिमेंट के बारे में पढ़ना है और 50 बुक डाल दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा, इसका कुछ होगा। फिर सोचेंगे यार ये सब बकवास है, इतना कौन पढ़ेगा यार। तो फिर आप क्या करोगे, बाकी सारे एलिमेंट के बारे में ना नहीं जान पाओगे। तो ये शुरुआत में भी ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम आई। इस कारण से क्या हुआ कि बहुत सारे साइंटिस्टों ने कुछ विचार किया और सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा मतलब कि टेक्निक लगाया जाए, कुछ नया किया जाए, ताकि हमको प्रत्येक बुक एलिमेंट के नॉलेज के लिए अलग अलग बुक को पढ़ने की जरूरत ना पड़े और कोई एक बुक के द्वारा ही हम प्रत्येक एलिमेंट के बारे में जो मतलब एक जो नॉलेज है उसको हम प्राप्त कर सके, ठीक है। तो इसके लिए सभी साइंटिस्टों ने क्या किया, अलग अलग तरीकों से अपना प्रयास किया और उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो हद तक क्या किए, मतलब कि उसको सही दिशा दिए ताकि एलिमेंट का स्टडी क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। तो वो सब हम लोग बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर प्रॉपर्टीज इन अ ग्रुप, यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज और डिसिमिलर प्रॉपर्टीज के आधार पर एलिमेंट को एक ग्रुप में अरेंज करना ही क्या कहलाता है, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखिए, कैसे बोलेंगे इसको हम लोग, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, arrangement of elements in a group on the basis of similar and dissimilar properties are known as classification of elements, ठीक है। arrangement of elements in a group on the basis of similar and dissimilar properties of elements are known as classification of elements। अब हम लोग चलते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है, एंड इसका क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का। तो इसका मेन उद्देश्य यह था कि एलिमेंट के स्टडी को आसान बनाना, ठीक है। स्टडी ऑफ टू मेक स्टडी ऑफ एलिमेंट इजियर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि देखो अभी जो प्रेजेंट एलिमेंट की जो संख्या है वो 118 है, ठीक है, यानी कि 118 एलिमेंट जो है अभी प्रेजेंट है, जिसमें से आपका जो 94 एलिमेंट है वो आपका क्या है, नेचुरल अकरिंग एलिमेंट है, ठीक है। तो अभी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग जो टॉपिक डील करने जा रहे हैं उसमें आपका क्या होगा, अर्लियर अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। यहां पे हम लोग डालते हैं अर्लियर या अर्ली अटेम्प्ट एट
क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, देखिए शुरुआत में क्या था, एलिमेंट की संख्या कम था, उसके प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना क्या था, आसान था। उसके आधार पे सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए वो लेफवाइजर थे। ठीक है, सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए वो कौन थे, लेफवाइजर थे, जिन्होंने एलिमेंट्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। ठीक है, यानी कि लेफवाइजर ने एलिमेंट्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। कौन कौन, मेटल्स एंड गैसेस, नॉन मेटल्स। उस समय प्रेजेंट एलिमेंट की संख्या काफी कम था, जिसके कारण प्रत्येक एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता था। इस कारण से मेंडलीफ ने कुछ ऐसे एलिमेंट देखे जिसमें कुछ मेटालिक प्रॉपर्टीज पाए जाते थे, कुछ ऐसे देखे जिसमें क्या थे, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज पाए जाते थे। तो उसके आधार पर लेफवाइजर ने क्या किया कि एलिमेंट्स को सिंपली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स थे जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती थी, जिसे हम लोग मेटल वाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटल वाइड बोलते हैं। वैसे एलिमेंट जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, उस एलिमेंट को हम लोग मेटल वाइड्स बोलते हैं। तो लेफवाइजर ने मेटल वाइड्स के कंसेप्ट को नहीं बताया, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो इस कारण से इनका जो क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट था वो ज्यादा मतलब कि आगे नहीं बढ़ पाया, और वहीं पे उनका जो क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट था वो खत्म हो गया। ठीक है, आपका जो सेकंड जो है वो थे आपका डोब्रेनर। सेकंड जो थे वो कौन थे, डोब्रेनर थे। ठीक है, डोब्रेनर ने अपना जो कंसेप्ट था वो 1817 में दिया था। ठीक है, डोब्रेनर ने अपने क्लासिफिकेशन में क्या किया कि 3 सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को सेलेक्ट किया। ठीक है, उस समय जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उसमें से उन्होंने क्या किया कि कुछ एलिमेंट को के स्टडी किया, कुछ एलिमेंट का स्टडी किया, और उसमें से उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया, जिसको उन्होंने क्या बोला, ट्राइड्स बोला। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, ट्राइड्स बोला। और उसी ट्राइड्स पे उन्होंने अपना लॉ दिया। उस ट्राइड्स में बोला क्या गया कि यदि हम लोग मान लेते हैं कि किसी एक ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले 3 एलिमेंट्स है, जैसे कि मान लेते हैं कि ए, बी और सी क्या है, 3 एलिमेंट्स है जिसका प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। तो इसमें से उन्होंने यह बोला कि बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो 2 साइड वाले एटॉमिक मास के एवरेज के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यही उनका क्या था, लॉ था। इसलिए डोब्रेनर का जो लॉ था, जो अटेम्प्ट था, उसे डोब्रेनर ट्राइड्स लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनके लॉ को हम लोग, डोब्रेनर ट्राइड्स लॉ बोलते हैं। डोब्रेनर ट्राइड्स लॉ। ठीक है, इसमें ट्राइड्स का मतलब क्या है, he select similar properties of 3 elements in a group which is called ट्राइड्स, जिसे क्या कहा गया, ट्राइड्स बोला गया। यानी कि डोब्रेनर ने क्या किया, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले 3 एलिमेंट्स को एक ग्रुप में सिलेक्ट किया, जिसे ट्राइड्स बोला गया। और इसी ट्राइड्स के लिए उन्होंने बताया कि क्या बोला उन्होंने कि इफ all three elements are
arranged in correct order of atomic mass, then atomic mass of middle elements are similar to average or arithmetic mean of both साइड एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला कि यदि इन तीनों एलिमेंट को करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में क्या किया जाए, सजाया जाए, तो बीच वाले एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होगा वह दो साइड वाले एटॉमिक मास के एवरेज के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसको हम लोग और अच्छा तरीके से समझते हैं। मैंने यहाँ पे क्या बोला, एक जनरल में इसको समझने की कोशिश कर ले कि ए है, बी है और सी है, जिसका एटॉमिक मास x, बी का एटॉमिक मास y और सी का एटॉमिक मास कितना है, z है। तो इसका y का जो एटॉमिक मास जो होगा y, वो क्या होगा, इस दोनों के एटॉमिक मास के क्या होगा, एवरेज होगा, या इसके ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। ठीक है, या तो बराबर होगा या करीब करीब इसके आसपास होंगे। ठीक है, ऐसा बोला गया किनके द्वारा, डोब्रेनर्स के द्वारा। डोब्रेनर्स ने उस समय जो ट्राइड सेलेक्ट किया उसमें 3 ट्राइड्स जो थे वो ज्यादा यूजफुल थे। उन ट्राइड्स को हम लेते हैं एग्जांपल के रूप में। ठीक है, उनका जो सबसे पहला जो ट्राइड्स था उसमें उन्होंने लिथियम को लिया, सोडियम को लिया और पोटेशियम को लिया। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक मास जो होता है वो 7 होता है, सोडियम का 23 होता है और पोटेशियम का कितना होता है, 39 होता है, 39 होता है। यदि आप सोडियम का एटॉमिक मास निकालते हो, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो क्या करना है, डोब्रेनर्स ट्राइड्स के अकॉर्डिंग कि इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास, तो 7 प्लस 39 का एवरेज निकाल देना है। तो कितना आ जाएगा, यानी कि 23 आ जाएगा। देखिए इसके बराबर आ रहा है ना, यही उन्होंने बोला था। ठीक है, और भी हम लेते हैं एग्जांपल जो उन्होंने लिया था अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार कॉपी करो फटाफट से। उन्होंने जो सेकेंड ट्राइड्स लिया था उसमें आपका क्लोरीन था, ब्रोमीन था और क्या था, आयोडीन था। ठीक है, क्लोरीन का मास कितना होता है, 35.5 होता है, ब्रोमीन का 80 होता है, आयोडीन का आपका होता है कितना, 127। यदि आप क्या करते हो, यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन निकालते हो तो क्या आ जाएगा, इसका मास और इसका मास, तो 35.5 प्लस 127 बटा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो यह आपका करीब करीब कितना आ जाएगा, 81.25 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसका जो एटॉमिक मास है 81.25, वो करीब करीब 80 के क्या है, आसपास है। तो उन्होंने ये सेकेंड ट्राइड्स लिया था। एक और ट्राइड्स लिया था, उसको मैं आपको बताता हूं, एक बार फटाफट लिखे। ठीक है, उन्होंने जो थर्ड ट्राइड्स लिया था उसमें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को लिया था। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को लिया। कैल्शियम का मास कितना होता है, 40 होता है और स्ट्रोंशियम का मास कितना होता है, 88 होता है और इसका मास कितना होता है, 137 होता है। तो यदि हम यहाँ पर लिखे स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम, तो
तो कितना आ जाएगा 40 प्लस 137 यानी कितना आ जाएगा 40 प्लस 137 177 बटा वहां पर क्या करना था 2 करना था तो कितना आ जाएगा 8.5 तो इसके करीब करीब क्या आ रहा है आसपास आ रहा है। ठीक है, तो यही आपका किसने डोब्रेनर्स ने बताया कि यदि हम क्या करते हैं 3 एलिमेंट्स को लेते हैं जिसका प्रॉपर्टीज क्या हो सिमिलर हो और उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे क्या करते हैं हम लोग अरेंज करते हैं तो मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है 2 साइड्स वाले एटॉमिक मास के एवरेज के क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको फटाफट कॉपी करो। चलिए हम लोग इसमें कुछ और बात कर लेते हैं। ठीक है, इनके कुछ इंट्रोडक्शन पे हम लोग बात करते हैं कि ये डोब्रेनर्स का लाइफ कैसा था। तो देखो डोब्रेनर्स के हिस्ट्री में बात कर लेते हैं, इसमें नोट में लिख लीजिएगा। ये जो डोब्रेनर थे इनका पूरा नाम जो था वो क्या था आपका वुल्फगैंग यानी कि जॉन वुल्फगैंग डोब्रेनर था। ठीक है, तो इनका जो पूरा नाम था कैसे लिखते हैं हम लोग जोहान, ऐसे जॉन भी आप कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है आपको। ठीक है, तो जोहान इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, जोहान वुल्फगैंग डोब्रेनर इनका नाम था। ठीक है, ये आपका जो थे क्या थे कि एक फार्मासिस्ट थे। ठीक है, ये क्या थे आपका फार्मासिस्ट, ये फार्मासिस्ट थे। ठीक है, उसके बाद और भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फार्मासिस्ट थे वो कहाँ थे मेंचबर्ग जो है वो मंचबर्ग होता है। ठीक है, मंचबर्ग जो है वो कहाँ है आपका जर्मनी में है। तो वहां पे एक फार्मासिस्ट के रूप में काम करते थे और एक केमिस्ट के रूप में काम करते थे। कहाँ पे स्टार्सबर्गर में। ठीक है, स्टार्सबर्ग। ठीक है, ये जगह का नाम है जहां पे एक क्या थे केमिस्ट के रूप में काम करते थे। ठीक है, ये कहाँ थे फार्मासिस्ट मंचबर्ग, फार्मासिस्ट एट मंचबर्ग। ठीक है, ये कहाँ है मंचबर्ग, कहाँ पड़ता है जर्मनी में पड़ता है। ठीक है, इन जर्मनी। और केमिस्ट कहाँ थे केमिस्ट एट स्टार्सबर्ग। ठीक है, यहां पे थे स्टार्सबर्ग BOURG। ठीक है, ये इनका कुछ ऐसा था। इनका यदि बर्थ डेट देखा जाए, बर्थ डेट या बर्थ ईयर यदि बात किया जाए उतना डेट तो पता नहीं चल पाएगा। अब देखिएगा एनसीईआरटी बुक में मेंशन है 1780 में है और डेथ ईयर जो है वो आपका ये साथ 69 साल तक जिंदा थे 1849 तक। ठीक है, ये इनका कुछ हिस्ट्री था, ये आप याद रखें तो ठीक है, नहीं भी याद रखें तो कोई खास बात नहीं है, आप इनका लॉ याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग सेकेंड एटम्प्ट पे आते हैं। ठीक है, तो वो इनका लिमिटेशन यही था कि ये सारे एलिमेंट का जितना भी प्रेजेंट एलिमेंट था प्रत्येक एलिमेंट के लिए उन्होंने ट्रैड्स का फॉर्मेशन नहीं किया था। यानी कि इनका जो लॉ था वह कुछ लिमिटेड ट्रैड्स के लिए ही वैलिड था। इस कारण से इनका जो कंसेप्ट था वो ज्यादा वैलिड नहीं रह पाया। ठीक है, लेकिन चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में इन्होंने अपना भी योगदान दिया था, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक आदमी का जो स्टैंडर्ड होता है उस स्टैंडर्ड के आधार पे वो अपनी बात को रखते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी बात को प्रायोरिटी देना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ थर्ड अटेम्प्ट पे।
न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। ये आपको दिया गया था आपका 1866 के आसपास में दिया गया था, ठीक है। 1866 ईस्वी में यह दिया गया था। देखिए आपका जो न्यूलैंड्स जो थे उन्होंने अपना जो कंसेप्ट दिया था वो एटॉमिक मास के आधार पे दिया था। किसके आधार पे दिया था? एटॉमिक मास के आधार पे दिया था। और उन्होंने बताया क्या था कि यदि एलिमेंट्स को हम लोग उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो एक निश्चित अंतराल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट की क्या होती है, रिपीटेशन होती है। तो कितना अंतराल? तो जो आपका म्यूजिकल नोट होता है सा रे ग म प ध नी सा, यानी कि यदि इस म्यूजिकल नोट को देखा जाए, इसके स्वर को देखा जाए, तो 8वां स्वर जो होता है वो फर्स्ट स्वर के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं सा रे ग म प ध नी और सा। देखिए ये पहला जो, और यहाँ पे 8वां, ये लिखने के बाद आप देख रहे हैं कि जो 8वां जो म्यूजिकल नोट है वो पहले म्यूजिकल नोट के क्या सिमिलर है। उसी तरीके से न्यूलैंड्स ने बताया कि यदि हम एलिमेंट को क्या करते हैं, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो प्रत्येक 8वां एलिमेंट जो होगा वह पहले एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करता है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, लिथियम लेते हैं, बेरिलियम लेते हैं, बोरॉन लेते हैं, कार्बन लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। और क्या लेते हैं यहाँ पे, फ्लोरीन लेते हैं। उस समय इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिथियम का जो प्रॉपर्टीज होता है वो सोडियम के प्रॉपर्टीज से क्या करता है, मैच करता है। क्या मैच करता है? तो लिथियम का देखिएगा यदि वैलेंसी देखा जाए तो 1 होता है, सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। यानी कि सोडियम को किसके साथ रखा जाएगा, लिथियम के साथ रखा जाएगा। बेरिलियम के साथ मैग्नीशियम को, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फ्लोरीन का भी वैलेंसी 1, क्लोरीन का भी वैलेंसी 1। यानी कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो होते हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ऐसा कौन बोला था, न्यूलैंड्स ने बताया था। इसलिए देखिए यहाँ पर ऑक्टेव का मतलब क्या है, वही ऑक्टेव म्यूजिकल नोट से, 8वां स्वर से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि न्यूलैंड्स ने यह बताया क्या चीज की व्हेन ही, या अकॉर्डिंग टू लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स व्हेन एलिमेंट्स आर arranged in increasing order of their atomic mass, then at element at the, ऐसा लिख देते हैं, at element shows similar properties as like the musical note, ठीक है। ये इनका लॉ था। तो इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए अब इनका जो कंसेप्ट था वो ज्यादा वैलिड नहीं था। आफ्टर द कैल्शियम जो था, जैसे कि क्लोरीन हो गया, फिर यहाँ पर आप आ जाइए तो क्लोरीन के बाद कौन आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा। तो आर्गन का डिस्कवरी उस समय नहीं हुआ था। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाले एलिमेंट के लिए इनका जो लॉ था वो वैलिड नहीं था। फिर उसके बाद इनके मतलब हम लोग ड्रॉबैक के बारे में बात कर रहे हैं, ड्रॉबैक में मतलब बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैल्शियम के बाद वाले एलिमेंट के लिए क्या थे, वो वैलिड नहीं थे। फिर क्या हुआ कि जब आपका इनर्ट गैस का डिस्कवरी हो गया, तो इनर्ट गैस का जब डिस्कवरी हो गया तो क्या हुआ, यदि देखिए यहाँ पर एक नियॉन है, यदि हम यहाँ पर नियॉन लिख देंगे तो 8वां एलिमेंट मेरा नियॉन हो जाता है, न कि क्या होगा, सोडियम होगा। तो इन्होंने क्या बोला कि 8वें एलिमेंट के
सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है पहला एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि ये 8वां एलिमेंट है तो इसके सिमिलर होना चाहिए, लेकिन जब इनर्ट गैस का स्थान कहां पे रख दिया गया, नियॉन पे रख दिया जाए, तो क्या हो रहा है, ये जो है एलिमेंट सोडियम तो 9वां एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करेगा। तो एक कंसेप्ट भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और फिर इसका क्या हुआ, खात्मा हुआ। ठीक है, लेकिन ये भी मतलब कि बहुत बढ़िया कंसेप्ट दिए थे कि सबसे पहले एटॉमिक मास के आधार पे करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करने के लिए यदि इन्हीं का ज्यादा फेमस है। ठीक है, इसके बाद आपका जो कंसेप्ट आता है वो है काफी तगड़ा, जिसको हम लोगों को पढ़ना है पूरे ब्रीफ डिस्कशन के साथ, क्योंकि वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग आज के इस लेक्चर में आपने क्या देखा, अर्लियर अटैक में 3 साइंटिस्ट पे हम लोग बात किए, एक लेवाइजर ने, दूसरा क्या चीज डोब्रेनर ने, और थर्ड मेरा क्या चीज न्यूलैंड्स। तो फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल्ली डिटेल के साथ मैं लेकर आऊंगा मैंडलीव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड मोस्टली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगा और काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहीं पे आज की क्लास को द एंड करते हैं। थैंक्स वेरी मच।